सबा साहिबा आपको खुश आमदीद कहेंगे सदाए रमज़ान में। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। SOS चिल्ड्रन विलेजेस का जो हकीकी तसव्वुर है ये क्या है, और इंसानियत की खिदमत का जो ये सफ़र है ये किन हालात में शुरू हुआ, और आगे चल के हमें ये भी बताइएगा कि अब आप कहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे। मैं आपको ये बताऊं कि 1975 में SOS चिल्ड्रन विलेजेस पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। हमारी जो प्रेसिडेंट उसकी बानी थी मिसेस सुरैया अनवर, वो ये आइडिया लेके आई और उन्होंने सोचा कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसहारा हैं, जो यतीम हैं, उनको उनकी कफ़ालत कैसे की जाए। तो उस सिलसिले में फिर हमारा 1977 में पहला SOS विलेज खुला लाहौर में, जो फिरोजपुर रोड के ऊपर है। इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह 18 सिटीज़ में हम अपने 67 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चला रहे हैं। ज़बरदस्त। और हमारे पास इस वक्त 2600 से ज़्यादा बच्चे हमारी कफ़ालत में। ज़बरदस्त। अच्छा सबा साहिबा, वाकई लार्ज नंबर है, और माशाल्लाह से जिस तरह से आप बता रही हैं कि कब पहली बुनियाद रखी गई और एक जो पौधा लगा वो एक तनावर दरख्त बन चुका है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ख़ानदानी माहौल, ख़ानदान उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो किस तरह से इनकी तरबियत होती है, इनको इंडिपेंडेंट किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो मुकम्मल तौर पर इनको बासलाहियत बनाते हैं। SOS यूनिक इदारा इस तरह से है कि बाकी भी बहुत सारे इदारे हैं जो यतीमों की कफ़ालत करते हैं, लेकिन SOS का मॉडल थोड़ा फ़र्क है। उसमें वो मॉडल है टू प्रोवाइड अ लविंग होम। तो जैसे हम सब एक घर में रहते हैं भाई बहनों के साथ, और हमारे एक माँ बाप होते हैं, इसी तरह हमारी जो मॉडल है वो इसी बेसिस के ऊपर है कि एक बड़ा सा कंपाउंड है जिसको हम विलेज कहते हैं। उधर मुख्तलिफ छोटे छोटे घर होते हैं, 15 से 20 घर होते हैं, जिनमें हर घर में 8 से 10 बच्चे होते हैं। हेड ऑफ हाउस होल्ड वहाँ एक मदर होती है जिसको हमने एम्प्लॉय किया होता है, और सुबह होने से माँ उठाती है बच्चों को, ब्रेकफास्ट बनता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो आते हैं, बिल्कुल घर का माहौल है। और बच्चों की निगहदाश्त के लिए SOS के कम्युनिटी स्कूल्स भी हैं जहां हमारे अपने बच्चे भी जाते हैं। और जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी वो स्कूल्स हम उसमें एजुकेशन बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सबा साहिबा, हमें ये बताइएगा कि इन बच्चों का आप बता रही हैं कि इनकी एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है, तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है, फिर इसके अलावा हम देखें तो अगर इनकी फिज़िकली भी रहें और मेंटली भी देखें तो वो भी इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर भी काम किया जाता है। तो जो आपके इदारे का स्ट्रक्चर है जो बच्चों के लिए आप लोगों ने बनाया हुआ है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, वो भी बताइएगा क्या है। जब बच्चा हमारे पास आता है एडमिशन के लिए तो सबसे फर्स्ट ऑब्वियसली उसका पूरी स्क्रूटनी होती है कि वेदर वो हमारे एडमिशन क्राइटेरिया पे है कि नहीं है। अच्छा, वो क्राइटेरिया वैसे क्या क्राइटेरिया है? ऑब्वियसली कंप्लीट ऑर्फन जिसके दोनों माँ बाप ना हो और उसका कोई भी ख्याल करने वाला ना हो, तो एक्सटेंडेड फैमिली उनको लेके आती है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हमारी ज़्यादा कैटेगरी बच्चों की वो है जो सोशल ऑर्फन्स जिनको हम कहते हैं। और वो सोशल ऑर्फन क्या है? जिसका एक पेरेंट मौजूद है। और ज़्यादा कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जिनके फादर्स पास अवे कर गए हैं और उनकी मदर्स ने दूसरी शादियां कर ली हैं, और जो स्टेप फादर्स हैं वो उन बच्चों को अब रखना नहीं चाहते, तो वो बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। तो उस सूरत में वो बच्चे फिर हमारे पास आते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होती है। हमारे इदारे में मैंडेटरी है एज़ पर पॉलिसी कि हम हर प्रोजेक्ट में एक हमारा साइकोलॉजिस्ट होता है जो बच्चों की निगहदाश्त की, उनकी ज़हनी उसकी प्रॉब्लम्स के लिए वो होता है, असेसमेंट के लिए होता है। तो इस तरह से हमारे बच्चे वहाँ आते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ज़ाहिर बात है, एक बच्चा जब नया आता है, माहौल नया है, नई जगह है, घबराया होता है, लेकिन जिस घर में वो बच्चा जाता है वहाँ के बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं नए बच्चे को जब वो आता है वेलकम करने के लिए उसके लिए कार्ड्स बनते हैं, तो वो बहुत ही एक
بالکل ایک گھر جیسا بھائی بہنوں جیسا ویلکمنگ مطلب ساری وہ ہوتی ہے انوائرمنٹ. اچھا صبا صاحبہ, جس طرح سے آپ بتا بھی رہی ہیں کہ بہت خاندانی ماحول ہوتا ہے وہاں, ان کو ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی, بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی, یہ بچوں کی گرومنگ پر بھی کام ہو رہا ہے, تعلیم کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. کوئی ایسی سکسیس سٹوری جو SOS کے آنگن میں بچہ پلا بڑا ہو اور پھر آگے کامیابی اس کو ملی ہو, تو مشعل راہ ہوگی دیکھنے والوں کے لیے. بالکل, اور ایسی سکسیس سٹوریز بہت ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہماری اپنی پاکستانی جو قوم ہے وہ ہمیں ڈونیشنز دیتی ہے جس سے ہمارا ادارہ چلتا ہے, اور بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. سو مچ سو کہ کچھ ہمارے ایسے بچے ہیں جو باہر گئے ہیں, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی ڈفرینٹ فیلڈز میں ہے. اور ایک بچے کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, وہ فار ایسٹ میں ہے, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کس ملک میں ہے وہ, اور وہ جب بڑا ہوا, ایگزٹ آؤٹ ہوا, وہ باہر گیا, ایک فیملی ہے اس کی, اس نے سوچا کہ میں کیسے گیو بیک کر سکتا ہوں اپنی اس SOS فیملی کو. تو اس نے واپس آ کے ایک لاہور ولیج میں اپنے نام کا ایک گھر بنوایا جس کو افضل ہاؤس کے نام سے اب ہم نے منسلک کیا ہوا ہے, اور وہاں پر ہم آبویسلی وہاں پر بھی بچے ہیں. تو اس طرح کی بہت سٹوریز ہیں. ہمارے بچے کمیشنڈ آفیسرز ہیں آرمی میں, ایئر فورس میں, بینکرز ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, تو بہت ساری اس طرح. اچھا, ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آبویسلی تو بہت سارے مخیر حضرات آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات کو سن رہے ہیں اور ڈونیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ کس قسم کی کوالٹی ایجوکیشن ان بچوں کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے, اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے کسی بھی مہنگے اسکول کے ساتھ, تو وہ کیا ہے اور کس طرح سے ان کا پھر یہ خیال رکھا جاتا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ہم نے ادارہ شروع کیا تو ہم نے سوچا کہ ہمارے بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں بچے اگر ایک طرح کی ایجوکیشن چاہتے ہیں, ایک طرح کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, تو ہمیں اپنا اسکول خود سٹارٹ کرنا چاہیے. تو وہ اسکول ہمارا میٹرک لیول تک ہے, اور ہمارے جو ٹیچرس ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ بہت روبسٹ ہیں, بہت اسٹرینتھن کرتے ہیں ٹیچنگ اسٹینڈرڈس کو, اور ہمارے بچے ادھر اور یہ کس ایج تک کا بچہ جو ہے وہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کے بعد ایگزٹ ہوتا ہے؟ تھینک یو فار دس کوسچن, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے, ہمارے لڑکے لڑکیاں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک اکٹھے ہی پلتے بڑھتے ہیں ولیج میں, لیکن جب پیوبرٹی آتی ہے تو بوائز کا گھر الگ کر دیا جاتا ہے 1 سال کے لیے, اس کو ٹرانزیشن ہوم ولیج میں کہتے ہیں. پھر اباؤٹ 12 سال کی عمر میں وہ بچے چلے جاتے ہیں یوتھ ہوم میں, اور یوتھ ہوم میں سارے لڑکے ہوتے ہیں, اور وہاں پر ہمارا جو ڈپارچر کرائٹیریا ہے وہ رفلی ہے اباؤٹ 23 سے 24 سال تک کی عمر تک بوائز اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں, یا اگر ایجوکیشن اسٹریم میں وہ نہیں گئے ہوئے تو جو بھی ٹیکنیکل ٹریننگ ووکیشنل کورسز ہیں وہ کر کے اس کے بعد وہ انٹیگریٹ واپس اپنی سوسائٹی میں ہوتے ہیں. لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے, لڑکیاں ہمارے پاس جب تک وہ رہنا چاہتی ہیں وہ رہتی ہیں, ان کی شادیاں بھی SOS کراتا ہے, اور ان کے لیے جابس کی اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. سو یہ زبردست. اچھا صبا صاحبہ, کچھ ایسے بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں, نیو بورن بیبی, کوئی ایسا ہو انسیڈنٹ کہ کوئی نیو بورن بیبی چھوڑ جاتے ہیں اکثر؟ کچھ سال پہلے تک, جب تک کہ 18th امینڈمنٹ آئی اور پروونسز کو اپنی اپنی وہ ملی خود مختاری, اب ہمارے پاس اس طرح سے نیو بورن نہیں آتے, کیونکہ اب چائلڈ ویلفیئر بیورو کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی اڈاپشن کے لیے. لیکن میرے ہوتے ہوئے ایک سٹوری تھی جس میں ہمارا ایک بلوچستان میں ایک پروجیکٹ تھا, جہاں پر پتہ چلا کیمرے میں, پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک نیو بورن بیبی کو چھوڑ گیا ہے, اور obviously وہ ہمارے لیے ہی تھا, ہم نے اس کو اپنایا, اور بہت جلدی وہ بچہ بڑی اچھی جگہ پہ اڈاپٹ ہوا, اور ماشاءاللہ بہت اب تو وہ بڑا بچہ بن چکا ہے, اور بہت اچھی زندگی. یہ بھی بتائیں آڈٹ کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کیا ہے, کتنی اوپن ڈور پالیسی ہے آپ کی, کس کو الاؤ کرتے ہیں آپ؟ اگر کوئی ڈونیٹ کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ پہلے وزٹ کرے تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ میں انفیکٹ سب ڈونرز کو, اسپانسرز کو, ویل وشرز, سپورٹرز کو یہی کہتی ہوں کہ ڈونیشن سے پہلے آپ پہلے آ کے اپنا ہمارا کام دیکھیے. کمپلیٹ اوپن ڈور پالیسی ہے, بہت والنٹیئرز آتے ہیں ہمارے پاس, میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے. آبویسلی اسٹرکچرڈ ایک ان کا وزٹ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ
चले जाएं एकदम से, बिकॉज बच्चों की प्राइवेसी इन्वेड होती है और किसी ने ब्रीफ भी करना होता है। एग्जैक्टली। सो वो हम कंप्लीट शफाफ हैं, जो भी हमारे डोनर को हमारी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होती है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी डोनेट कर सकते हैं, वो क्या क्राइटेरिया? हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप 2 मुल्कों में है, वॉशिंगटन डीसी में, यूएस में बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप है जो रजिस्टर्ड एंटिटी है, वहाँ से हमें काफ़ी डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, और यूके में हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है जो वहाँ पर इस तरह डोनेशंस ले। अच्छा सबा साहिबा, जैसे आपने बताया भी कि ख़वातीन की भी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग होती है, बच्चे जब जवान हो जाते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, यूथ वाली साइड पे चले जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए तरबियती क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं जो वो लर्न करें, स्किल्स सीखें और ख़ुद जो प्रोग्राम्स हम लड़कों के लिए करते हैं वो हम लड़कियों के लिए भी करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट ये हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बच्चियाँ माशाल्लाह, विद पार्डन टू यू, बट बच्चियां बहुत ज्यादा एक्सेल करती हैं हमारी एसओएस की बच्चियां। हमने तो हमेशा टॉपर ही देखी। यस, 100 मार्क्स लाने वाली पूरे मार्क्स लेकर अभी जितने में 2 लड़के पास हो जाते हैं। लास्टली आप कोई अपील करना चाहें डोनर से तो ज़रूर। जी, सो मैं आपके प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म से ये अपील करना चाहूँगी, दो चीज़ें। एक तो ये कि एसओएस एक इदारा है जो ऐसे यतीम और बेसहारा बच्चों को लेता है। अगर हमारे जो सुन रहे हैं आज मुझे, अगर वो किसी ऐसे बच्चे या ख़ानदान को जानते हैं जहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको कफ़ालत चाहिए, तो प्लीज़ हमारे डोर्स हमेशा खुले हैं। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं भी है तो हम बना लेते हैं कैपेसिटी। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ दिल खोल के अतियात दें, डोनेशंस दें, ज़कात दें, जो वो उनका दिल चाहता है वो दें। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत बात, और आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वाकई जी दिल खोल के त्याग दें, ऐसा ज़बरदस्त काम कर रहा है।